नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के साथ, और जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, कल हम पृष्ठ संख्या 62 पर यहाँ तक पढ़ चुके थे कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अर्थात कि पर्दा जो प्रतीक है यहाँ पर आवरण का है, ढकने का है, किस चीज़ को? कमियों को। कि आज अधिकांश लोग अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमियों को छिपाते हैं, उस पर पर्दा डालते हैं। तो लेखक यह ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हैं कि हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी हम तो अपनी कमियों को छिपा रहे हैं और तुम पर्दे का महत्व ही नहीं समझते, यानी तुम जैसे हो वैसे ही समाज के सामने हो, अर्थात तुम में तनिक भी दिखावा नहीं है। अब आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 63। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता, और फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तो यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है उन लोगों पर कि जो बिल्कुल दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। तभी तो वे कहते हैं प्रेमचंद जी की फ़ोटो को देखकर कि तुम फटा जूता बहुत शान से पहने हुए हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं पहन सकता, और फ़ोटो तो कम से कम बिल्कुल भी इस तरह की नहीं खिंचवाऊँगा, और भले ही चाहे मेरी जीवनी बिना फ़ोटो के ही छप जाए। तो यहाँ पर फ़ोटो छपने से तात्पर्य है बच्चों कि दिखावा करना, कि फ़ोटो छपेगी तुरंत पता लगेगा हाँ भाई देखो इस व्यक्ति की है। तो वो ये चाहते हैं कि आज जो समाज है वो दिखावे में जीता है, कृत्रिमता में जीता है, और वास्तविकता से कोसों दूर है। पुनः लेखक कहते हैं तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, यानी जब मैं तुम्हारी इस व्यंग्यपूर्ण मुस्कान को देखता हूँ तो मेरे हौसले खत्म हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह है? ऐसी इस मुस्कान में कौन सी ताकत है जो मेरे हौसले पस्त कर देती है? मैं बार बार प्रश्न करता हूँ लेकिन पुनः पीछे हो जाता हूँ। क्या राज है इस मुस्कान का? ऐसे प्रश्न लेखक के जहन में बार बार आते हैं। फिर लेखक कहता है क्या होरी का गोदान हो गया? बच्चों, होरी एक पात्र का नाम है, और ये पात्र किस में है? गोदान में। गोदान मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध उपन्यास है। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? हल्कू भी पूस की रात उनकी मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है, और उसका पात्र है हल्कू। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? यह प्रसंग भी मुंशी प्रेमचंद की ही कहानी का है। तो उनकी कहानियों को ही उन्होंने बार बार दोहराया है कि क्या सचमुच ऐसा हो गया? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। देखिए बच्चों, प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियाँ हैं, उपन्यास है, कि जो भी रचनाएं हैं, वे जनमानस के बहुत करीब हैं। उन्होंने सामान्य जन को बहुत पास से देखा है, उसकी तकलीफ़ों को, उसके दर्द को पूरी तरह से महसूस किया है और कागज़ पर उतार दिया है। ऐसा लगता है जब हम उनकी कहानी पढ़ेंगे ना, तो लगता है स्वयं वो हमारी ही कहानी है, हम हर पात्र को अपने से जुड़ा हुआ पाएंगे। तो तभी तो लेखक ने ऐसा कहा। पुनः लेखक कहता है कि मैं जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। जनता के लेखक क्यों कहा? अभी मैंने आपको बताया, वे जन सामान्य से बहुत जुड़े हुए थे, उनकी हर पीड़ा को, हर दर्द को पूरी तरह से महसूस करते थे, तभी उन्होंने जनता के लेखक कहकर पुकारा है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर लौटते रहे? तगादा शब्द जो है इसका अर्थ है जल्दी, यानी बनिए से कर्ज लेकर जो लोग कर्ज लेते हैं, और बनिया जब कर्ज मांगता है तो उसके लिए तकादा करता है, जल्दी मचाता है। तो वो कहते हैं क्या बनिए से बचने के लिए तुम मील 2 मील का चक्कर लगाने चले गए थे, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया या घिस गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी
फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि राम। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों ये कुंभन दास का जिक्र किया गया है। कुंभन दास कौन है? कुंभन दास एक भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि हैं और कहते हैं एक बार अकबर ने उन्हें अपने पास फतेहपुर सीकरी आने के लिए कहा। अब राजा ने बुलाया है तो मना भी नहीं कर सकते थे और इच्छा कुंभन दास जी की थी नहीं जाने की, लेकिन वो फिर भी गए और वो इतनी दूर फतेहपुर सीकरी तक पैदल चल कर गए, लेकिन उनका मन आत्मग्लानि से भर गया। तो उनके मुख से अपने आप ही निकल गया, उन्होंने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि आते जाते फतेहपुर सीकरी तक आने और जाने में क्या हुआ, मेरे पनहिया कहते हैं जूते को, कि मेरे जूते घिस गए और यहाँ तक कि इस चक्कर में बिसर गयो हरि नाम, भगवान का नाम भी, ईश्वर का नाम भी मैं भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था। क्या कहा था कुंभन दास जी ने? जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करीबो परे सलाम। कि आज के युग में भी ये बातें बच्चों पूरी तरह प्रासंगिक हैं। वो कहते हैं कि जिनके देखे, कि जिन लोगों के दर्शन करने से, जिनको देखने से दुख उपजता है, कष्ट और पीड़ा मिलती है, तिनको करबो परे सलाम, ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ रहा है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। पुनः लेखक के मन में फिर प्रश्न आता है कि देखो, जूता घिसता है, चलने से फटता नहीं है, और तुम्हारा जूता फिर कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो अपने परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। पुनः लेखक प्रश्न करता है प्रेमचंद जी से कि मुझे तो लगता है तुम्हारा जूता कैसे फटा, या तो मीलों पैदल चलने से, या फिर तुमने किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारी होगी, कोई टीला तुम्हारे रास्ते में आ गया होगा। तो बच्चों, टीला क्या होता है? देखो, टीले का शाब्दिक अर्थ है ऊंची ज़मीन, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा। जैसे टीले सुना होगा ना आपने कि रेत के टीले वो बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन ये मिट्टी का टीला जो मजबूती से रास्ते में खड़ा है, कुछ ऊंची ज़मीन। तो कहते हैं कि तुमने उस टीले पर अपना जूता मारा होगा बार बार उसको हटाने के लिए रास्ते से, इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया। तो बच्चे, टीला शब्द जो है यहाँ पर वो किस चीज़ का प्रतीक है? मुसीबतों का, कष्टों का, बाधाओं का, रुकावटों का, ठीक है ना, रास्ते में आने वाली अड़चनों का, और जिससे मुंशी प्रेमचंद ने कभी भी जीवन में समझौता नहीं किया। तो कहते हैं तुमने ज़रूर उनको, यानी शोषण को, कुप्रथाओं को, भ्रष्टाचार को, अंतर्विरोधों को तुमने हटाने का प्रयास किया होगा, इसीलिए तुम्हारा ये जूता फट गया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, कि जैसा आम लोग करते हैं, मजबूरियों को, परेशानी को, संघर्ष को देखकर किनारा कर लेते हैं, उनसे बचने का प्रयास करते हैं। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर भी तो चली जाती हैं। तो प्रेमचंद को कहकर उन लोगों पर व्यंग करते हैं कि जो परेशानियों से बचते हैं, संघर्षों से टलते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और मुसीबतों से, अड़चनों से, बाधाओं से समझौता कर लेते हैं। तो कहते हैं तुम भी तो बच के निकल सकते थे, तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी कोई कमज़ोरी रही होगी, या तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी? ऐसी कोई कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। पुनः गोदान उपन्यास के पात्रों का जिक्र करते हैं प्रेमचंद। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। नेम धर्म यानी बात बात पर कसम उठा लेना, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना कि यही मेरे नेम धर्म है, नियम है जीवन के। तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद, उससे क्या लगता है कि जिस प्रकार से तुम मुस्कुरा रहे हो इस तस्वीर में देख करके, तो लेखक को क्या लगता है कि तुम उसी अपने उपन्यास वाले पात्रों की तरह अपने
जो है मार्ग पर, अपने नियमों पर, नियम धर्म पर अटल हो बिल्कुल। और उसकी भी वही जंजीर थी, जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे हो उससे भी लगता है कि शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारे आड़े नहीं आए, तुम्हारे नियम, तुम्हारा आत्मविश्वास सदा तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती है, क्या संकेत करती हुई सी लगती है कि मानो तुम्हारे पैर की उंगली मुझे ये संकेत करती है कि बच्चों, जो पैर की उंगली से संकेत करना है वो क्या साबित करता है। देखिए, प्रेमचंद जी जिस चीज़ को गलत समझते थे, जो उनकी दृष्टि में उचित नहीं था, उसकी ओर वह हाथ से उंगली न करके पैर की उंगली से संकेत करते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, क्या तुम उसी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया, यानी पैर की उंगली से, यानी जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो। तो मुंशी प्रेमचंद जी जिसको गलत समझते थे, सही नहीं समझते थे, जो समाज के लिए हितकर नहीं था, तो वो ये कहते हैं ऐसे लोगों की ओर हाथ से इशारा करके अपने हाथ के महत्व को कम मत करो, हाथ की गरिमा को कम मत करो। ऐसे लोग पैर से इशारा करने के ही लायक हैं, अर्थात ऐसे लोग सम्मान के लायक नहीं हैं। पुनः लेखक कहता है कि मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम पर या हम सभी पर हंस रहे हो, या उन लोगों पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। देखो बच्चों, लेखक क्या कहता है कि तुम किस पर हंस रहे हो, कि ये किस पर लेखक हंस रहे हैं, कि प्रेमचंद जी किस पर हंस रहे हैं। वो समाज के ऐसे उन सब लोगों पर हंस रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाते हैं, ऐसे लोगों पर जो जीवन में आने वाली चुनौतियों से दूर हो जाते हैं, संघर्षों से विमुख हो जाते हैं। तो ऐसे उन सब लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी कमज़ोरियों को छिपाते हैं। तो मानो वे वास्तव में तो क्या है बच्चों, कि कमज़ोरियों का घर हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरियों को छिपाकर कभी पर्दे के रूप में वो अपना छिपाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को आवृत कर लेते हैं। लेकिन प्रेमचंद कैसे हैं, वो जिस रूप में हैं, जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने आते हैं, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। तो वो कहते हैं मैं तो पाँव बचाकर चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने के प्रयास में नाश कर रहे हो, तो तुम चलोगे कैसे। देखो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो प्रेमचंद क्या कहते हैं कि उन लोगों से कह रहे हो कि मानो भले ही तुम चट्टानों से टकराकर, तुम तो चट्टानों, मेरा जो जूता है वो तो चट्टानों से टकराकर टूट गया, फट गया, और लेकिन तुमने चट्टानों से बचकर निकल कर क्या किया, अपने पैर को लहू लुहान कर लिया। मतलब दिखावे के चक्कर में तुम कष्ट को भोग रहे हो और मैं कष्टों से टकराकर सुख प्राप्त कर रहा हूँ, यानी मेरा पैर सुरक्षित है, मेरा मान सम्मान सुरक्षित है। और वो ये सोचते हैं कि अब तुम चलोगे कैसे, मैं तो फिर भी चलता रहा। मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। लेखक क्या कहते हैं कि वह प्रेमचंद जी की हर बात को समझते हैं। वो कहते हैं मैं तो तुम्हारा हर इशारा समझ गया, लेकिन क्या आज का समाज, जो दिखावे की दुनिया में लोग जी रहे हैं, क्या वो इस इशारे को समझे हैं? शायद नहीं। तो इस प्रकार बच्चों, यह था व्यंग्य रचना प्रेमचंद के फटे जूते। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न क्या कहता है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। देखो बच्चों, जो समूचा पाठ है वो प्रेमचंद जी को समर्पित है, और पूरा पढ़ने के बाद हमारे सामने क्या क्या विशेषताएं आई, आप इनको बहुत आराम से लिख सकते हैं।
सबसे पहली बात तो प्रेमचंद जी सीधे साधे व्यक्तित्व के स्वामी थे। दूसरा, दिखावे से कोसों दूर थे, स्वाभिमानी थे, समझौता करना गलत बात से वे नहीं जानते थे और कभी भी वो परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे। जो उन्हें सही लगता था वही करते थे। चुनौतियों का, बाधाओं का, जीवन में आने वाले हर संघर्ष का डटकर सामना करते थे। तो बच्चों, इस प्रकार ये सारे पॉइंट आपके इस प्रश्न में आएंगे और आपने बिल्कुल ही सटीक उत्तर लिखना है। अब है दूसरा प्रश्न। पहला कि सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जो कथन इनमें आपको सही लगते हैं उसमें आपने सही का निशान लगाना है। पहला कथन क भाग, बाएं पाँव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो देखिए, बाएं पाँव का जूता ठीक है मगर दाएं पाँव के जूते में छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। बिल्कुल गलत, क्रॉस का निशान लगाइए इसमें। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। अभी अभी पढ़ा है ना आपने, है ना? तो बिल्कुल सही वाक्य है ये, सही का निशान लगाइए। तीसरा है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, हौसले बढ़ाती है या गिराती है? गिराती है ना, पस्त करती है। तुम्हारी मुस्कान तो मेरे हौसले भी पस्त कर देती है। तो इसको सही है बिल्कुल ना, सॉरी, इसको काट दिए, क्रॉस करिए। हौसले बढ़ाने का मतलब है तो बढ़ाती नहीं है, पस्त कर देती है। तो यह जो कथन है वो गलत है। इसके बाद घ भाग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। अंगूठे से इशारा करते हैं, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, नहीं पैर से करते हैं ना, तो गलत है ये भी, इसमें क्रॉस लगाइए। इसके बाद तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो जूता है, जूता व्यक्ति कहाँ पहनता है? पैरों में, और जूते का स्थान कहाँ है? नीचे है। लेकिन और टोपी कहाँ पहनी जाती है? सर पर पहनी जाती है। और टोपी किस चीज़ का प्रतीक है? मान मर्यादा का प्रतीक है। तो देखिए, वैसे तो सही मायने में टोपी मान सम्मान का, इज्जत का प्रतीक है, लेकिन आज महत्व किस चीज़ का है? पैसे, बल और ताकत के कारण महत्व किसका अधिक हो गया? जूते का महत्व हो गया। मतलब उन व्यक्तियों का महत्व अधिक हो गया कि जो सम्मान के योग्य नहीं हैं, और वास्तव में जो सच्चे लोग सम्मान के अधिकारी हैं उनको वह सम्मान प्राप्त हो ही नहीं पाता। तो ये बताना चाहते हैं लेखक यहाँ पर कि आज दिखावे की दुनिया में सम्मानित व्यक्ति को समृद्ध व प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने झुकना पड़ता है। तो महत्व किसका हुआ? पैसे का। अगला प्रश्न है ख भाग, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चों, पर्दा शब्द जो है वो मान सम्मान का प्रतीक है कि जहाँ एक और आज कुछ लोग इज्जत के लिए, जहाँ सम्मान है वही सब कुछ है, कि वो सम्मान कोई उनके लिए आत्मसम्मान नहीं सब कुछ होता है, वे अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत, मान, सम्मान जो है उनका कोई भी महत्व नहीं है, वे दिखावे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी लिखेंगे। इसके बाद है ग भाग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तो मतलब जिस चीज़ को, जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को प्रेमचंद जी गलत समझते थे, वे उसकी ओर हमेशा किससे इशारा करते थे? पैर की अंगुली से। तो वो कहते थे अपने हाथ के महत्व को कम मत करो ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसे घृणित व्यक्तियों के लिए पैर से ही इशारा करना उचित है, यानी उनका वो इस लायक नहीं कि उनको मान सम्मान दिया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4,
पाठ में एक जगह लेखक सोचता है, क्या सोचता है बच्चों लेखक, कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदल देता है, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक की विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं। तो देखिए क्या वजह हो सकती हैं कि पहले तो लेखक ने ऐसा सोचा, दूसरे ही पल वह अपना विचार बदल देता है। तो मतलब ये कि बाद में लेखक को ये लगता होगा कि जो दिखावे कि जो मुंशी प्रेमचंद है, पहले वो कहते हैं कि अपनी जो आपने पोशाक पहनी है ज़रूर इस आदमी के पास और भी पोशाकें होंगी। जब फ़ोटो खिंचाने की ऐसी हैं तो कहीं बाहर आने जाने की या विशेष पोशाक न जाने कैसी होगी। और अगले ही पल उसकी यह धारणा बदल जाती है। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जो हैं वो दिखावे से पूर्णतः दूर हैं। जैसे वो अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। दिखावे की प्रवृत्ति से पूर्णतः हटे हुए हैं, दूर है, उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। तो जैसी इनकी पोशाक इन्होंने अब पहनी हुई है सबके सामने फ़ोटो खिंचवाने की, और वैसे ही वे घर में पहनते होंगे और बाहर कहीं विशेष अवसर के लिए तब भी वैसी ही होगी। तो मतलब ये प्रेमचंद बिल्कुल जैसे अंदर से थे ऐसे ही बाहर से थे, उनमें दिखावा नाम मात्र को भी नहीं था। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, प्रश्न संख्या 5, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। बच्चों लेखक की तो सारी ही बातें हमें आकर्षित करती हैं। इतने गुण थे लेखक के अंदर, इतने प्रतिभावान थे लेखक। तो देखिए सबसे पहली बात तो वे कैसे व्यक्ति थे, सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा पर चलने वाले थे। स्पष्ट वक्ता हैं, यानी स्पष्टवादी हैं, साफ कहते हैं। दूसरा, व्यंग्य लिखना, व्यंग्य शैली में लिखना उनकी अनुपम प्रतिभा का परिचायक है। और प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं उससे उनकी रचना और भी प्रभावशाली हो गई है। तरह तरह से उदाहरणों से उन्होंने अपनी बात को मजबूत करने का प्रयास किया है। और परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर भी व्यंग्य किया है कि आज समाज में किस प्रकार से बुराइयां फैली हुई हैं और उनको छिपाने का किस प्रकार से सभ्य लोग प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। इंगित का मतलब होता है संकेत करना या इशारा करना। अभी आपने पढ़ा भी है और समझा ही भी है, आपको मैंने बताया भी था अभी कि टीला क्या है। ऊंची ज़मीन को टीला कहते हैं, शाब्दिक अर्थ ही है इसका, लेकिन लाक्षणिक अर्थ क्या है कि जो टीला शब्द है वह रास्ते की बाधा, रुकावट या अड़चनों के लिए किया है, जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए किया गया है। और यहाँ तक कि उन एक लाक्षणिक अर्थ और भी है इसका बच्चों, उन लोगों के लिए भी किया है कि जो स्वयं को बड़ा समझने का भ्रम पाल लेते हैं कि वो बहुत कुछ हैं, सब कुछ वही हैं, वास्तव में ऐसे होते नहीं हैं। और अब है रचना और अभिव्यक्ति, ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, फिर भी आप देख लीजिए। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप किसी भी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिख सकते हैं। आप किसी नेता को लेकर लिख सकते हैं, किसी मित्र को लेकर के लिख सकते हैं, जिसको भी आप चाहें उसकी पोशाक पर आप लिख सकते हैं, उसके पहनावे को लेकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं लिखित रूप से। और ये रचना आप लिखना और मुझे ज़रूर चेक कराना। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। बच्चों आज लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है कि जैसे प्रेमचंद ने पोशाक पहनी हुई है, यदि आज के युग में आज कोई ऐसी पहनता है तो लोग उसे बेवकूफ़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे कि अरे देखो जूते भी फटे हुए हैं, हाँ, और कपड़े भी मैले हैं, और किस तरह से पत्नी के साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा रहा है। तो मतलब ये है कि आज महत्व दिखावे का है। एक बार पहली नज़र में जो प्रभाव है वो किस चीज़ का पड़ता है कि व्यक्ति ने क्या पहना हुआ है, कैसा पहना हुआ है। और दूसरा
इस बात के लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आज लोग सजग भी हो गए हैं अपनी वेशभूषा के प्रति, यानी साफ सुंदर स्वच्छ तो पहनने ही चाहिए, लेकिन हमें केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसकी मात्र वेशभूषा से नहीं आंकना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी सभी प्रश्नों पर बच्चों चर्चा हो गई है और आपने सोच समझकर विवेकपूर्वक हर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए